तो दोस्तों, पटवारी परीक्षा को देखते हुए मैंने आपके लिए सामान्य प्रबंध से संबंधित 300 प्लस प्रश्न तैयार किए हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बिल्कुल इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका, केविट एम्पटर क्या है, तो यह इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध जो है आपका क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे, कहीं से है, क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे। अगला प्रश्न है, केविट वेंडिटर का संबंध है, तो इसका संबंध जो है आपका विक्रेता को सावधान रहना है। तो जो क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे वो उसकी पुरानी अवधारणा थी और ये जो है विक्रेता को सावधान रहना, ये नई अवधारणा है। अगला प्रश्न है तीसरा, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में, तो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता बादशाह होता है, ग्राहक बादशाह होता है ना, ग्राहक बाजार का राजा होता है। तो इसके उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला जो प्रश्न है आपका, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता नहीं है, तो उपभोक्ता कौन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो अंतिम रूप से वस्तु का उपभोग नहीं करता है वो उपभोक्ता नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन सीधा देख लीजिए आप। व्यापार के लिए माल सेवा भाड़े पर लेता हो या पुनः विक्रय के उद्देश्य से माल क्रय करता हो, तो पुनः विक्रय के लिए, फिर से विक्रय के लिए अगर माल सेवा भाड़े पर लेता हो तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण के पहलुओं में शामिल है, तो भौतिक संरक्षण, हितों का, आर्थिक हितों का संरक्षण, जनहित संरक्षण, सभी। तो इसका उत्तर जो जाएगा आपका यह सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो ये आपका 1986 में लागू किया गया। अगला जो प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ, तो इसमें संशोधन हुआ आपका 2019 में। अगला प्रश्न है आठवां, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो पहले तो इसके संबंध में दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक विश्व उपभोक्ता दिवस, एक विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस, या फिर एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इसमें आपको यही लगाना है 15 मार्च। तो 15 मार्च को जो है अमेरिकी संसद में वहाँ के राष्ट्रपति ने पहली बार उपभोक्ता के लिए कोई भाषण दिए थे, इसलिए उस दिन को याद रखने के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय अनुबंध अधिनियम, तो ये भारतीय अनुबंध अधिनियम आपका 1872 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, वस्तु विक्रय अधिनियम, तो वस्तु विक्रय अधिनियम आपका 1923 में लागू हुआ। अगला जो प्रश्न है आपका, कृषि उत्पाद अधिनियम का संबंध है, तो श्रेणी मानक निर्धारण से है, चिन्हांकन से है, पैकिंग से है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह सभी। कृषि उत्पाद अधिनियम बनाया गया, तो आपका कृषि उत्पाद अधिनियम आपका जो बनाया गया है वो 1937 में बनाया गया। अगला प्रश्न है आपके लिए, कृषि उत्पादों का संबंध है, तो कृषि उत्पाद, कृषि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एग्रीकल्चर बोलते हैं, एक बोलते हैं, तो एक से एक मार्ग आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क का संबंध है, तो हॉलमार्क का संबंध जो होता है आपके सोना चांदी के आभूषणों से होता है ना, मुख्यतः सोने से होता है। तो जो भी आभूषण या ज्वेलरीज बनती है उन पे हॉलमार्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, इको मार्क का संबंध है, तो इको मार्क का अर्थ होता है ऐसे उत्पाद, इको उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर बनाए जाते हैं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, और सभी प्रकार के पर्यावरणीय मित्र उत्पादों का संबंध इको मार्क से है। अगला जो प्रश्न है आपका, BIS का पूर्ण रूप, तो BIS का पूर्ण रूप होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न है ISI, तो इसका जो आपका पूरा रूप होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अगला प्रश्न है आपका 18वां, FPO का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों 19वां, खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम, तो ये आपका जो पारित हुआ था 1954 के अंदर हुआ था। 1954 ये लगा देते सही थोड़ा इसका। अगला जो प्रश्न है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम इसके जस्ट बाद आ गया था 1955 में। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय मानक ब्यूरो, ये BIS का फुल फॉर्म भी है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अधिनियम कब लाया गया था इसका, तो ये 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के साथ साथ आसपास से चलता है ये। फिर उसके बाद है ट्रेडमार्क अधिनियम, तो इसका सीधा उत्तर मैंने आपके सामने लिख दिया है 1999। अगला है प्रतियोगिता अधिनियम, तो 2002। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसमें याद रखना है आपको विश्व उपभोक्ता दिवस या उपभोक्ता दिवस आ जाए तो वो 15 मार्च है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर उसके आगे लग जाए तो वो आपका मनाया जाएगा 24 दिसंबर। कब मनाया जाएगा, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर के दिन इस पे भारतीय राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे इस अधिनियम पर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण लागू होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण लागू होता है या फिर इसके दावों की सुनवाई होती है, तो दावों की सुनवाई कहाँ होती है, जिला स्तर पर जिला फोरम रहती है इसके लिए, राज्य स्तर पर राजकीय फोरम रहती है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग रहता है। तो इसमें जो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी।
अगला प्रश्न है आपके लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपभोक्ता के अधिकार हैं, तो उपभोक्ता के इसमें कुल 6 अधिकार है। कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार हैं सूचना का अधिकार, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यह सभी। अगला प्रश्न है, एक सेकंड बंद करना। अगला जो प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण लागू होता है तो ये इनके दावों की सुनवाई होती है, मैंने बता ही दिया है आपको, सभी स्तरों पर होती है। अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न देख लीजिए, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है बता ही दिया मैंने। अमेरिका की संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस दिन पहली बार उपभोक्ता के लिए संसद में कुछ बोला था, भाषण दिया था, इसलिए मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, उपभोक्ता फोरम या मंच पर कितने स्तरीय व्यवस्था है? तो भारत में इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितनी स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कौन कौन सी? जिला स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय। जिला स्तरीय को जिला फोरम बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर को राष्ट्रीय आयोग बोलते हैं और राज्य स्तर को राजकीय आयोग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है इसमें, ग्राहक होता है तो ग्राहक व्यवसाय की आत्मा होता है, बिल्कुल सबको पता है, बिना ग्राहक के व्यवसाय चल ही नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, लोक अदालत शिकायत निवारण तंत्र है, तो ये ध्यान रखना इसमें सस्ता तंत्र है। सस्ता कैसे है? क्योंकि इसमें कोई छोटी सी रसीद कटती है और उसके बाद आपकी शिकायत का निवारण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आयोग में होते हैं तो राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य होते हैं और उसमें महिला शामिल रहती है। एक बात याद रखना है, जिला फोरम, राष्ट्रीय फोरम और राजकीय फोरम सब पे एक एक महिला का होना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य महिला सहित। अगला प्रश्न है, जिला फोरम में सदस्य होंगे तो जिला फोरम में वही एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और महिला सहित। अगला जो प्रश्न है 35वां, जिला फोरम का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका जिला जज रह चुका व्यक्ति होता है। कौन होता है? जिला जज रह चुका व्यक्ति, या फिर जो अभी वर्तमान में है वो भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य आयोग अध्यक्ष, तो इसका कौन रहता है? उच्च न्यायालय का जज रहता है या न्यायाधीश रहता है। अगला है राष्ट्रीय आयोग का, तो इसका रहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहता है या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। अब इसमें जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जिला फोरम पर दावा सीमा कितनी है? तो ये 20 लाख जो थोड़ा सा लिख रखा है इसमें आपको थोड़ा इसमें कर देना है, क्योंकि ये पहले था 20 लाख, तो अब है 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक यानी 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक। अगला जो प्रश्न है, राज्य फोरम पर दावा सीमा तो 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम। अगला प्रश्न है 39वां, राष्ट्रीय फोरम पर दावा सीमा तो ये 10 करोड़ से अधिक वो कितनी भी हो सकती है। अगला जो प्रश्न है आपका, दावे की सीमा में परिवर्तन, तो ये जो दावों की सीमा में परिवर्तन किया गया, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो संशोधन है उसके तहत किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुल धाराएं हैं, तो इसकी जो कुल धाराएं हैं वो आपके लिए 1 से 31 धाराएं इसमें चलती है। अगला प्रश्न है, विपणन है, तो विपणन आपका जो है ग्राहक उन्मुखी है। अगला प्रश्न है आपका, विपणन मिश्रण एक समूह है, तो ये विपणन साधनों का समूह है ये एक। अगला जो प्रश्न है, किसी विशेष विपणनकर्ता द्वारा बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों की कुल संख्या कहलाती है, तो ये उत्पाद मिश्रण कहलाती है। अगला जो प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पर, एकल वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्माता अपना माल बेचता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो वितरण प्रणालियां है ये कुल मिलाकर 3 है, 4 है, सॉरी 4। और कौन कौन सी? प्रत्यक्ष मार्ग, एकल मार्ग, द्विमार्ग और त्रिस्तरीय मार्ग। तो इसमें जो एकल मार्ग रहेगा, एकल मार्ग के अंदर उपभोक्ता और निर्माता के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, वो रहेगा फुटकर विक्रेता। कौन रहेगा? वो फुटकर विक्रेता। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। उनके बीच में जो व्यक्ति रहेगा वो फुटकर विक्रेता रहेगा। अगला जो प्रश्न है, मूल्य निर्धारण घटक है, यानी कि मूल्य किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, घटक कौन से हैं? तो उसमें उत्पादन की लागत भी शामिल होता है, प्रतियोगिता भी शामिल होती है और परिवहन, तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7वां, परिवर्तन मिश्र में शामिल है, तो विज्ञापन शामिल है, आपका व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार सभी, तो ये सभी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है आपके, विपणन का प्रत्यक्ष मार्ग, मैंने क्या बोला था, एकल मार्ग में क्या होता है? एक व्यक्ति बीच में रहेगा, वो कौन रहेगा? फुटकर विक्रेता। किसके बीच में रहेगा? उपभोक्ता और निर्माता के बीच में। फिर प्रत्यक्ष मार्ग में क्या रहेगा? निर्माता सीधा उपभोक्ता से उपभोक्ता सीधा निर्माता से कोई चीज खरीद लेगा, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विपणन का एकल मार्ग संबंधित है, तो पहले ऑप्शन में आ ही चुका है, ये फुटकर व्यापारी इसके बीच में रहेगा। विपणन का त्रिस्तरीय मार्ग, तो इसमें निर्माता, एजेंट, थोक व्यापारी और ग्राहक रहता है।
अगला जो प्रश्न है आपका, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम आ जाए तो भी ये कब लागू हुआ था आपका 1956 के अंदर। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजार में लेन देन होते हैं तो समता अंश के लेन देन भी होते हैं, ऋण पत्र के लेन देन भी होते हैं, व्यापारिक प्रमाण पत्र के लेन देन भी होते हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, वित्तीय बाजार को वर्गीकृत किया जाता है, तो वित्तीय बाजार को वर्गीकृत किसमें किया जाता है, द्रव्य बाजार में किया जाता है क्या, बिल्कुल किया जाता है, मुद्रा बाजार में किया जाता है, पूंजी बाजार में किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यह सभी हो जाएगा। एक बात इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है तीसरे प्रश्न में कि द्रव्य बाजार और मुद्रा बाजार एक ही बात है ना। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा या द्रव्य बाजार का नियमन और नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपकी जो संस्था करती है वो अपनी RBI करती है। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक बाजार में होता है, तो प्राथमिक बाजार में थोड़ा याद रखना आपको, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पहली बार होता है, पहली बार निगमन होता है और केवल क्रय किया जाता है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा B और C दोनों। प्राथमिक बाजार में होता है तो नवीन प्रतिभूतियों का निगमन होता है, जारी की जाती है पहली बार प्रतिभूतियां और केवल क्रय की जाती है, ये याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रतिभूतियों में शामिल है, तो प्रतिभूतियों में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, अंश भी शामिल होते हैं, समता अंश भी शामिल होते हैं, पूर्वाधिकार अंश भी शामिल होते हैं, ऋण पत्र भी शामिल होते हैं, बॉन्ड और रुपये भी शामिल होते हैं, स्कंद, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभूतियों का कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रतिभूतियों का जो कीमत निर्धारण होता है वो आपका प्राथमिक बाजार के अंदर होता है। कहाँ होता है, प्राथमिक बाजार के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि पहली बार वहां से जारी कर दी जाती है तो उसकी कीमत निर्धारित करके फिर लोगों को जारी कर दी जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका, द्वितीय बाजार का संबंध है, तो द्वितीय बाजार का संबंध होता है प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय दोनों से होता है इसका संबंध, ठीक है। प्रतिभूतियों का लेन देन भी यहाँ होता है, क्रय विक्रय और लेन देन एक ही बात है, तो आपके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी स्कंद विपणियां, यानी कि कितने स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट कितने कार्यरत है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, NSDL का पूर्ण रूप, तो NSDL का पूर्ण रूप मैं आपको सीधा बता देता हूँ यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो इसका जो पूर्ण रूप है ये वाला है, इसका B ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पे दिख रहा है, CDSL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो एकदम सही उत्तर हो जाएगा वो सीधा मैंने इसका पूर्ण रूप लिख दिया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका, सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। सेबी से एस से आपको सिक्योरिटी स्टार्ट करना है, एस से क्या स्टार्ट करना है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, क्या है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेबी की स्थापना हुई थी, तो सेबी की स्थापना जो आपकी हुई थी वो 1988 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न आपका, NSCI का पूर्ण रूप है, तो इसका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, NSCI N आए तो स्टॉक करना है, S आए तो सिक्योरिटी करना है, तो सेबी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है और NSE में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है आपका, OTCI का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूरा रूप है वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, क्या है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, NSCI की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी जो स्थापना हुई थी उसकी 1992 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, OTCI की स्थापना, तो ये आपकी 1990 के अंदर हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 18वां, सेबी की स्थापना हुई थी, तो सेबी की स्थापना इससे पहले आ ही चुका है प्रश्न, 1988 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय है, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, कई बार दक्षिण मुंबई लिखा रहता है, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेबी कार्य करता है, तो सेबी का क्या कार्य है, तो सेबी प्रतिभूतियों का नियमन करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है, सारे जो प्रतिभूतियां जारी की जाती है उसके संबंध में नियम बनाता है, उसके बाद उसके विकास संबंधी कार्य करता है, प्रतिभूति धारकों के यानी कि शेयर होल्डर्स के सुरक्षात्मक कार्य करता है, तो उपरोक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, सेंसेक्स शुरू किया गया, तो सेंसेक्स आपका किया गया शुरू 1986 के अंदर किया गया शुरू। अगला प्रश्न है, BSE का फुल फॉर्म है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये और सबसे बड़ा भी है। अगला प्रश्न है, ओड लोट व्यापार शब्दावली है, तो ये ओड लोट व्यापार शब्दावली है, इसका अर्थ है 100 के गुणक में व्यापार करना, ओड लोट आ जाए तो लोट में व्यापार कर रहे हैं, यानी कि 100 के गुणक में कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्कंद विपणि यानी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है द्वितीयक बाजार को इसका स्कंद विपणि कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन कोषों के लेन देन कहाँ होते हैं, तो दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन कोषों के लेन देन आपके पूंजी बाजार में होते हैं। अगर अल्पकालीन आ जाए तो अल्पकालीन आपका मुद्रा बाजार के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभूतियों का केवल क्रय होता है, तो केवल क्रय कहाँ होता है, जो पिछले प्रश्न में आ ही चुका है, प्राथमिक बाजार में होता है। कहाँ होता है, प्राथमिक बाजार में। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? वो कंपनी के प्रबंध द्वारा की जाती है कि भाई हम अपने शेयर जो है इतने में बेचना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो विक्रय हो या नहीं हो, कोई क्रय करे उनको या नहीं करे, वो बात की बात है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी वर्तमान में कार्यरत है, तो ये आपकी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्कंद विपणि के परिचालन का नियंत्रण व निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। स्कंद विपणि का परिचालन नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंद विपणि एक संगठित बाजार है? बिल्कुल है। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्न में से प्रबंध का पहला कार्य है, तो निम्न में से प्रबंध का पहला कार्य जो होता है आपका नियोजन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है परिवार का गठन। परिवार, समाज की शुरुआत परिवार से होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य, अब देखिए उद्देश्य चारों ही है। तीसरा जो प्रश्न आप देखेंगे इसमें उद्देश्य चारों ही है, तो इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा है तो सबसे मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान लगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? तो बजट का योजना से संबंध बिल्कुल है, कार्यक्रम का बिल्कुल है, कार्यविधि का बिल्कुल है, तो अभिप्रेरणा का नहीं है। देखिए इसके ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो अभिप्रेरणा का अर्थ होता है किसी का उत्साहवर्धन बढ़ाना, अभिप्रेरणा नहीं है। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में, तो चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती है जो रोकड़ में 1 वर्ष के भीतर भीतर, या इसमें कई बार ऑप्शन ये भी मिलेगा अल्पकाल, एक लेखा अवधि, एक लेखांकन अवधि या वित्तीय वर्ष के अंदर, तो ये 1 वर्ष के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, विपणन है, तो विपणन ग्राहक उन्मुखी है, याद रखना है अपने को। निम्न में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो प्रबंध का उद्देश्य नौकरी देना नहीं है, नौकरी देना नहीं है। अगला जो प्रश्न है, प्रबंध के स्तर है, तो प्रबंध के 3 स्तर है, आप बहुत भली भांति जान चुके हैं प्रबंध को पढ़ पढ़कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया जाता है? अब देखिए कार्यस्थल पर दिया जाता है, जहां काम कर रहा है वहीं दिया जाता है, तो ऐसा प्रशिक्षण कौन सा होगा? कार्य बदली प्रशिक्षण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कार्य बदली का अर्थ है एक ही संस्था या एक ही डिपार्टमेंट के व्यक्ति को एक से दूसरी जगह भेज देना और उसकी जगह उसको भेज देना, यानी कि अकाउंट के टीचर के बदले दूसरी संस्था में अकाउंट का टीचर भेज देना और वहां से अकाउंट का टीचर मंगवाकर यानी कि बुलाकर व्याख्यान दिलवाना, ये सब। तो कक्षा व्याख्यान नहीं होगा, इसका समस्यात्मक अध्ययन भी नहीं होगा। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का मैं थोड़ा आपको बता दूं, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का अर्थ ये होता है कि एक कार्यस्थल जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्यस्थल के जैसा वातावरण, नकली वातावरण तैयार किया जाता है और उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कार्य बदली प्रशिक्षण होगा। अगला प्रश्न, स्थायी संपत्ति में शामिल नहीं है, तो स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? मशीन स्थायी होती है, बिल्कुल होती है। भवन होता है, बिल्कुल होता है। फर्नीचर बिल्कुल होता है, तो स्टॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, विपणन व्यय का भार किस पर पड़ता है? तो ये अंतिम रूप से उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के, तो ये हित और पक्ष दोनों में है। वैज्ञानिक प्रबंध जो है वैज्ञानिक प्रबंध जो है मालिकों के हित में। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में कितने प्रतिशत विश्लेषण है? तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो आपका विश्लेषण है वो 75% है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है? तो ये आपका व्यावहारिक पहलू है। अगला प्रश्न है, ऋण आधारित कोष कौन सा है? तो ऋण आधारित कोष ऋण पत्र है। कौन सा है? ऋण पत्र है। अगला प्रश्न है, विक्रय संवर्धन की विधि में क्या शामिल नहीं है? तो इसका विज्ञापन नहीं शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन में क्या कमी रहती है? तो ये इसमें स्थायित्व की कमी रहती है, स्थायित्व की कमी रहती है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो इसमें प्रशिक्षण में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है बिल्कुल। ऋण आधारित कोष कौन सा है? तो ऋण पत्र है। अगला प्रश्न है, उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, तो ये लेबलिंग से होती है आपकी। अगला आपका प्रश्न है, प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका कहा गया था किम्बाल महोदय के द्वारा, किम्बाल एवं किम्बाल महोदय। समय अध्ययन का संबंध है, तो समय अध्ययन का संबंध जो है प्रमापीकरण से है। फिर अगला है, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, तो आपका दीर्घकालीन कोष में आपका लाभांश सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? तो निर्देशन का तत्व हस्तांतरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी का चयन किया जाता है, तो कर्मचारी के चयन में किया जाता है, थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो कर्मचारी के चयन में व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है, तो अधिकार अंतरण गोपनीय कार्य का नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी का किया जा सकता है। फिर अगला है, विपणन का कार्य नहीं है, तो विपणन का कार्य संग्रहण अभिप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अधिकार अंतरण होता है तो ये केवल अधिकारों का होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, उच्च और निम्न प्रबंध को कड़ी के रूप में मध्य स्तर जोड़ता है। धन्यवाद, थोड़ी देर के लिए।